morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today we are going to discuss a new chapter that is power sharing. Before I start, मेरी तरफ से कुछ inputs आपके लिए क्लास 10th अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो हम कैसे 90 प्लस स्कोर करेंगे इस सब्जेक्ट में दैट इज़ सोशल साइंस जो 4 सब्जेक्ट से मिलकर बनता है दैट इज़ ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड देन इकोनॉमिक्स एंड देन हिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट जो कि 100 मार्क्स में पूछे जाएंगे, जिसे भी फर्दर आप स्प्लिट कर सकते हैं 80 प्लस 20 में। तो ये 80 मार्क्स में से कि ओवरऑल मिला के कैसे आप 90 प्लस स्कोर करेंगे, या फिर पर्टिकुलर अगर हम बात करें 80 आउट ऑफ में तो किस तरह 75 प्लस से लेके 80 तक जाएंगे। कुछ स्टेप्स हैं। पहला चीज़ कि आपको क्लास में बहुत अटेंटिव रहना है। क्लास में जो एक्सप्लेनेशन मिल रही है या फिर जो मेरी वीडियोस में जो एक्सप्लेनेशन मिल रही हैं उनको ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद आपका काम भी स्टार्ट होता है। डैट मीन्स मेरे पढ़ाने के बाद आपको खुद से एक बार बुक रीड करनी ही पड़ेगी, और जो कि आपको तीसरे स्टेप पे पहुंचाएगा कि डाउट्स अराइज होंगे, उन डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आंसर राइटिंग ये होता क्या है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे समझ में आएगा अच्छा आंसर राइटिंग ये होती है। डैट मीन्स कि जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर करना होता है, ना कि जो आंसर पता है उसका आंसर करना होता है। इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद हम बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। इन सभी स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं, ना केवल इस सब्जेक्ट में बल्कि सभी सब्जेक्ट्स में हमें ये चीज़ करना पड़ेगा। कि सर केवल आपके सब्जेक्ट में करना है, नहीं। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट में अगर आप करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डैट मीन्स, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। डैट इज़ कि हमें क्लास में अटेंटिव रहना है। क्लास कम से कम 75 प्लस परसेंट में आपकी क्लास अटेंडेंस होनी चाहिए। परसेंटेज मतलब कि अगर 100 डिस क्लास आई है तो कम से कम आपको 75 करना ही पड़ेगा। देन अगर आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट समझ में आ गया है तो खुद से एक बार रीड करना है, डाउट्स पूछने हैं अपने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है दोनों में कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का आंसर करना है, और पास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी पढ़ने हैं। अगर ये कर पा रहे हैं तो अब चलते हैं ओवरव्यू की तरफ। अगर फर्स्ट पेज अगर आप देख पा रहे हैं अपनी बुक का तो कुछ इस प्रकार से है। इस तरफ लिखा हुआ है ओवरव्यू, दैट इज कि क्या हम ओवरऑल पढ़ने वाले हैं, और इस साइड प्रीएम्बल बना हुआ है तो इसके बारे में बात करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। कैसे समझाऊंगा मैं इस चैप्टर पावर शेयरिंग को? तो सिंपली क्या करेंगे, मैं तुम्हें दो कहानी सुनाने वाला हूँ। एक कहानी रहेगी बेल्जियम की और एक कहानी रहेगी श्रीलंका की, और बीच बीच में कहीं ना कहीं मैं इंडिया को भी एक्सप्लेन करता रहूँगा जिससे आप बेटर रिलेट कर पाएँ। और जब मैं इन कहानियाँ सुना रहूँगा, मेरा केवल एक ही आइडिया होगा कि मैं कैसे आपको पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ कि पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। और इसी एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं दो टर्म यूज़ करूँगा, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग। इनके मतलब भी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से अगर वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करें जहाँ पे सबसे ऊपर होता है यूनियन गवर्नमेंट या फिर जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप कहते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है, फिर लोकल गवर्नमेंट भी होते हैं, और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में जहाँ पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है। कैसे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट इवॉल्व करता है, कैसे हम कहते हैं कि वाटर टाइट कंटेनर नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में समझेंगे। अब आते हैं अपने लेफ्ट साइड पे कि प्रियम्बल लिखा हुआ है यहाँ पे। हर एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे प्रियम्बल लिखने का क्या मकसद है? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? प्रियम्बल। प्रियम्बल को हम आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आईडी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि अच्छा सर, दैट मीन्स कि जो पूरी मेरी किताब है उसकी समरी कहीं ना कहीं प्रियम्बल में लिखी हुई है। दैट मीन्स
अगर स्टार्टिंग की लाइन आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसे हमारा स्टार्ट होता है प्रेम्बल। इसका मतलब क्या है? तो आप सबको पता होगा कि प्रेम्बल 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला पार्ट होता है सोर्स ऑफ पावर, सेकंड नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लास्ट वन इज द फोर्थ वन इज द डेट। ये क्या है चारों पार्ट? तो फर्स्ट पार्ट दैट मीन्स कि हमारे संविधान को पावर कहाँ से मिलती है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स इंडिया के लोगों से ही से ताकत मिलती है। और जो नेचर वर्ड है यहाँ पे लिखा हुआ है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 5 वर्ड्स हमारी कंट्री के नेचर को शो करते हैं, जिसका मतलब आप छोटे क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ के आ रहे होंगे। नहीं है तो फिर ये पार्ट आप क्लियर करना पड़ेगा आपको। ऑब्जेक्टिव कि इतने मेहनत हमारे फोर फादर्स ने की, हमारे एंसेस्टर्स ने की, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव क्या था? दैट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। These were the objectives. And in the last, you will find somewhere a date of adoption, जिसमें लिखा गया है इन्होंने खुद को दिया अडॉप्ट, दैट इज 26 नवंबर 1949। कंफ्यूज मत होना, जो फॉर्मल अडॉप्शन की डेट है दैट इज अ डिफरेंट डेट, लेकिन इस दिन तक हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और हमने वेट किया। क्यों वेट किया था? आपको कहानी पता होगी। ट्रिब्यूट देने के लिए वी वेटेड फॉर अ वाइल, और हमने यही दिन चुना जिसमें फॉर्मली हमने अपने संविधान को लागू किया। लेकिन एक क्यूरियस पॉइंट ये भी है कि कुछ आर्टिकल्स इसी दिन लागू हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट 2 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो came into existence from this date, that is from article 5 to 11. क्या है पार्ट 2? पार्ट 2 डील करता है with citizenship and there were many more articles which came into existence. अगर ये पार्ट समझ में आता है तो what was my purpose? The purpose was only कि हमें किस तरीके से इस चैप्टर को समझ समझ के चलना है। ये पार्ट केवल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, that can be not much relevant for the एग्जामिनेशन, लेकिन पता होना चाहिए। क्यों? पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी ब्रांच है जिसका केवल यही मकसद है कि किस तरीके से आपको संविधान को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के पार्ट में समझा सकें। यहाँ भी मेरा काम यही रहेगा कि बेल्जियम श्रीलंका की कहानी से किस तरीके से आपको एक हमारे संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज पावर शेयरिंग आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम क्या है? बेल्जियम इज अ यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री क्यों? मुझे पता है, वर्ल्ड मैप अगर आप देखेंगे तो बेल्जियम यहाँ लाई करता है, दैट इज यूरोप के रीजन में लाई करता है। ये क्या है? ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। इस तरीके से डिवाइड है। तो यूरोप के रीजन में लाई करता है, इसलिए यूरोपियन कंट्री है। अगर मैं इस पार्ट को जूम करूँ तो यहाँ पे कहीं बेल्जियम हमारा लाई करता है, जो किसका नेबर है? आप देख सकते हैं अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है फ्रांस के साथ, अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है जर्मनी के साथ, अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है नेदरलैंड के साथ, अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है लग्जमबर्ग के साथ। इतनी कंट्रीज जिनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। हरियाणा से भी छोटी कंट्री है हमारा ये बेल्जियम। क्या है? अगर मैं आपको इनकी डेटा को एक्सप्लेन करूँ, जिस तरीके से इंडिया, अगेन मैंने कहा है कि मैं बीच बीच में इंडिया का भी एग्जाम्पल देता रहूँगा, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा जिस तरीके से इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे भी डाइवर्सिटी है। कैसी डाइवर्सिटी है? सपोज मोर देन हाफ, दैट इज 59% यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं? डच स्पीकिंग पीपल्स हैं। अराउंड 40 यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, और जो 1% है ये हमारा जर्मन स्पीकिंग पीपल। इस तरीके से नोट्स में आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनेशन में हमें रिवाइज करने में हेल्प मिले। लेकिन ये मैंने ओवरऑल कंट्री की बात की है। ये डेटा थोड़ा सा पलटता हुआ दिखाई देता है अगर हम इनकी कैपिटल ब्रुसेल के बारे में बात करें। कैसे पलटता हुआ दिखाई देता है कि यहाँ पे डच मेजॉरिटी में थे, लेकिन कैपिटल में क्या हो रहा है? जो इनकी कैपिटल है वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी में पहुँच जाते हैं क्या? डच स्पीकिंग पीपल। तो अलग तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे है। भाषा के आधार पर लोग बटे हुए हैं, और एट द सेम टाइम भले यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ओवरऑल माइनॉरिटी में होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके पास क्या है?
इनके पास पैसा है, इकोनॉमिक कंट्रोल है, जो कि कहीं ना कहीं टेंशन का कारण बनता है डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। इसी तरह का मिलता जुलता प्रॉब्लम कहाँ पे है? श्रीलंका में है। श्रीलंका में तो ये डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आप देख सकते हैं जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं वो अराउंड 74% पे हैं और 18 तमिल स्पीकिंग पीपल हैं। और दिस 18 विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब माइनर सेक्शंस। इसमें ही आपके श्रीलंकन तमिल्स आ जाएंगे, इसी में आपके इंडियन तमिल्स आ जाएंगे और इस तरह का फर्दर डिवीजन इसी के अंदर है। लेकिन आपको ये डाइवर्सिटी में गैप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हम देखेंगे किस तरीके से सिन्हाना को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगी, इनकी लैंग्वेज को ये क्या करेंगे, एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देंगे, यूनिवर्सिटीज़ में इनको एडमिशन लेने में प्रिविलेज मिलने लगेगी, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग होंगे वो ऑफेंड होंगे ही होंगे। तो अगेन क्या यहाँ पे पावर शेयरिंग देखने को मिल रही है? अब देखिए मैप में हम देख रहे हैं इस तरह को, ये क्या है, येलो कलर क्या शो कर रहा है? यहाँ पे कीज बने हैं, जो येलो कलर है ये हमारा डच स्पीकिंग पीपल एरिया इन एरियाज में है। 1% क्या है हमारा? ये जर्मन है। फिर क्या है हमारा? ब्रुसेल, जो कैपिटल मैं बता रहा था कि कैपिटल में चीज़ें बदल जाती हैं, कैपिटल यहाँ पे है हमारा। और यहाँ पे क्या बच गया हमारा? ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, तो ये रेड कलर शो कर रहा है। एज ए मैप इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक्चुअली बात कर रहे हैं किस तरीके से नंबर्स ने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को होल्ड कर रखा है। जहाँ पे नंबर्स का गेम हो जाता है जिन कंट्रीज में, वहाँ पे मेजॉरिटिज्म आ जाता है। मेजॉरिटी मतलब बहुवादी लोगों का शासन चलने लगता है। डेट बिकम अ प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने कहा, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास इन श्रीलंका विच रिकॉग्नाइज ओनली सिन्हाला एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप को आप इतनी प्रिविलेज देने लगेंगे, ऑब्वियसली जो उसका अदर पार्ट होगा वो तो ऑफेंड फील करेगा ही। जब लोगों ने देखा कि नहीं, इन लोगों को कितना एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रहा है, इनको कितनी छूट मिल रही है, तो जो तमिल स्पीकिंग पीपल थे वो इग्नोर्ड फील करने लगे गवर्नमेंट में ही। उन्हें क्या लगने लगा कि हमें तो कुछ मिल ही नहीं, ना गवर्नमेंट जॉब में कुछ मिल रहा है, ना लैंग्वेज के बिहाफ पे कुछ मिल रहा है, हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। इवन द बीइंग पार्ट ऑफ श्रीलंका दे आर फीलिंग एलिनेटेड। दैट मीन्स बाहरी जैसा फीलिंग आने लगा उनको वहाँ रहते रहते। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे पार्टीज ने मिलकर, पॉलिटिकल ग्रुप्स ने मिलकर उन्होंने डिमांड रखी कि उन्हें भी ये सारे प्रिविलेज मिलने चाहिए। और उन्होंने एक तमिल इलम की, दैट मीन्स एक स्टेट की डिमांड करने लगे, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? इलम। वो इलम की डिमांड करने लगे। लेकिन ये रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट था, इस रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट के कारण यहाँ पे हमें कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं जो सिविल वॉर अराइज कर देता है। और सिविल वॉर क्या है? बेसिकली सिविल वॉर वो जिसे कहते हैं जब विद इन द स्टेट टेरिटरी दो ट्राइब्स आर्म का यूज करके आपस में झगड़ा करने लगते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज सिविल वॉर। और सिविल वॉर सिचुएशन यहाँ पे राइज हो गई और यहाँ बहुत ही ज़्यादा लॉस देखने को मिला और यहाँ पे बहुत सारी जाने गई और इकोनॉमिक लॉस तो हुआ ही हुआ। ये क्या था? ये कहानी श्रीलंका की। बेल्जियम में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिविल वॉर कंडीशन नहीं आई है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उस वो कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए वो चेंज लेके आए। किस तरह का चेंज लेके आए? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 चेंजेस वो लेके आते हैं। पहला चेंज वो लेके आते हैं कि हाँ, जो सेंटर गवर्नमेंट रहेगी बेल्जियम में, क्योंकि याद होगा सेंटर पे भी क्या है, डाइवर्सिटी है, 59%, 40% और 1% के फॉर्म में डाइवर्सिटीज है। तो सेंटर में क्या होगा, हम इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स रखेंगे। जो क्या रहेगा, ऑब्वियसली अगर दोनों के लोग हैं तो दोनों की भलाई के बारे में सोचेंगे, तो कुछ समस्याएं तो कम होंगी ही होंगी। फिर क्या हुआ? द स्टेट गवर्नमेंट वर नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट डजंट मीन कि हम स्टेट के हैं, हम बंदे हैं तो हम आपके लिए इंफीरियर हैं, आप हमारे लिए सुपीरियर हैं। ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगी। वी विल एट द इक्वल स्केल, हम दोनों साथ में मिल के काम करने वाले हैं। ऊंच नीचे कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। और अगेन आपको ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान होगा कि ब्रुसेल में तो इसकी कंडीशन उल्टी थी। यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे जो 40% थी वो यहाँ मेजॉरिटी में आ गई, 80% बन गई, और जो 59% थी या 20% बन गई। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा
ऐसा नहीं है कि जो सेंटर पे जो कॉपी पेस्ट हमने किया वो यहाँ कर लेंगे, इनके लिए भी डिफरेंट प्रोविजन लेके आएंगे। और केवल लैंग्वेज पे अता डाइवर्सिटी नहीं, अगर कल्चरल डाइवर्सिटी, एजुकेशनल डाइवर्सिटीज़ है तो इनके रिस्पेक्ट में भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया जाएगा जो कि इन अफेयर्स पे वो लुक करेंगे, वो ध्यान देंगे। ठीक है, अगर ये समझ में आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभिषेक साहबी कोड ऐसे लिखा होगा वहाँ पे कि अगर 10 प्लस H1 लिखा हुआ है दैट मीन्स 10th क्लास की हिस्ट्री का क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ाया हुआ है तो वहाँ पे 10P1 अगर मिल रहा है दैट मीन्स वो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन होगा, जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस कभी ना कभी आए होंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे आपके ही क्लासमेट्स ने आंसर भी लिखा होगा, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।